नमस्कार। जी नमस्ते। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं देश के भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी। लेकिन इनका ये परिचय बहुत अधूरा परिचय है। बड़ा परिचय ये है कि वीपी सिंह जी के सबसे अंतरंग लोगों में, अंतरंग का मतलब सचमुच अंतरंग से शब्द से जो अर्थ निकलता है वो सोमपाल जी थे वीपी सिंह जी के लिए। इन्हें उनका फ्रेंड्स, फिलोसोफर, गाइड, कॉन्शियस कीपर सब कह सकते हैं। आज वीपी सिंह जी का जन्मदिन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। और सोमपाल जी, आपका स्वागत करते हुए मुझे इसलिए हर्ष हो रहा है कि हम पहली बार वीपी सिंह को याद करने के लिए बैठे हैं। और मैं चाहता हूं, आपके पास तो असंख्य यादें हैं, असीम यादें हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है और जो हर तरह से जुड़ी हुई यादें हैं, वैचारिक यादें हैं आपकी। कार्य रूप में असंभव चीज़ों को कैसे परिणित किया जाता है, वीपी सिंह में कैसे उत्साह था, किस तरह की जिजीविषा थी, किस तरीके का उनका सपना था, इन सब के गवाह अगर कोई एक आदमी रहा है तो वो आप रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करते हुए हृदय से ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आज वीपी सिंह को इतने सालों के बाद हम लोग कैसे याद करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप कैसे याद करेंगे, ये आज सबसे ज़्यादा उत्साह का भी विषय है और देश के लोगों को जानने का भी, कि वो लोग वीपी सिंह के जिस पहलू को नहीं समझ पाए हैं, उस पहलू को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। जी नमस्ते संतोष जी, और आपके माध्यम से सब उन मित्रों को भी, दर्शकों को जो आज का ये साक्षात्कार मेरे और आपके बीच देख रहे हैं। सौभाग्य से मैं और आप दोनों उनके दाएं बाएं कहे जाते थे। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेश मात्र भी। कुछ विभाग, कुछ कार्य ऐसे थे जिनको आप मेरे से बेहतर कर सकते थे, कुछ ऐसे थे जिनको मैं आपसे बेहतर कर सकता था। और जहाँ कोई आपस में हमें अंतर लगता था, भाव में, विचार में या रणनीति में, तो वहाँ हम दोनों का इस तरह का भाईचारा रहा कि मैं और आप उसको सुलझा लेते थे और फिर दोनों मिलकर जो चीज़ करते थे, एक आध को तो मैं नहीं कहता, और अधिकांश अच्छी तरह से उनकी अच्छी परिणति हुई, अच्छी तरह से वो सिरे लगी। अब वीपी सिंह जी के विषय में मैं क्या कहना चाहूँ, इस संदर्भ में मैं अपने एक संस्मरण से प्रारंभ करता हूँ। जी जी जी। मेरे पिता रघुवीर सिंह शास्त्री जी, आप जानते हैं, आर्य समाज के शीर्षस्थ नेता थे और सांसद रहे निर्दलीय बागपत से, चौथी लोकसभा 67 से 71। उनका देहांत हुआ 82 में। परिवार ने निर्णय किया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। उससे पहले मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं था। तो उसी सिलसिले में, वो लंबी बात है क्योंकि आज वीपी सिंह साहब से संबंधित है, मैंने वीपी सिंह साहब से मिलने की बहुत कोशिश की। उस समय एक तो वो वित्त मंत्री थे भारत सरकार में, राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में, और क्या उनकी प्रशस्ति थी कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, यूपीसीसी के प्रेसिडेंट भी थे। तो विधानसभा के टिकट की मेरी बात चल रही थी छपरौली से। जो संयोग की बात है कि सन 52 से, जब से इलेक्शन शुरू हुआ स्वतंत्र भारत में, आज तक कभी चौधरी चरण सिंह जी और उनके परिवार के बाहर आज तक वो सीट नहीं गई, कभी भी। अब उस सीट से कांग्रेस मुझे फीड करना चाहती थी। उधर माननीय चौधरी साहब की बड़ी पुत्री बहन सरोज जो थी, वो उनकी प्रत्याशी थी, तो बड़ा दुरूह इलेक्शन था। परंतु मैंने, वो कारण में नहीं जाऊंगा, तो उस सिलसिले में मुझे जितने भी हमारे एआईसीसी के पर्यवेक्षक थे, ऑब्जर्वर थे उत्तर प्रदेश के, और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, सबकी ओर से ये कहा गया कि अंतिम निर्णय तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ही करेंगे। तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि मेरे पिताजी का सबसे संपर्क था, हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनकी अच्छी मान्यता भी थी, परंतु श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से उनका कोई वास्ता नहीं था। तो किन्हीं मित्रों के सहारे मैं ढूंढता उन तक पहुंचा और मुलाकात नहीं हो पाई। 2 बार 3 बार घर गया। तो बाद में उनके एक मित्र ने
मुझे कहा कि वो कल सुबह 28 जनवरी 1985 को लखनऊ जा रहे हैं पहली फ्लाइट से। तो मैं रात को एयरपोर्ट गया, वहाँ जो डीएसपी और इंस्पेक्टर थे वो अकस्मात मेरे वाकिफ थे, उनको पैसा देकर आया, उन्होंने टिकट ली और सुबह मैं 5:30 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया। तो जब हम जहाज पर चढ़े तब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और उन मित्र ने मुझे कह दिया था कि मैं सिफारिश तो आपकी नहीं करूँगा, वो लेखक थे, पत्रकार थे, आपको नाम बताता हूँ, शंकर दयाल सिंह जी, परंतु मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का टेस्ट जानता हूँ। आपने अगर अपना चेहरा उन्हें दिखा दिया और 2 मिनट आपकी बात हो गई तो कोई कह दे टिकट आपको ही देगा विश्वनाथ, ये बात कही थी उन्होंने। तो वो बात सिद्ध हुई, हम मिल लिए, फिर बात हुई, मेरी टिकट हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे कुछ सूचनाएं मिलती रही, मैं उनके पास आता जाता रहा, बाहर ही जाता था। ऐसा समय आया कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मंत्रिमंडल से निकलना पड़ा और उन्हें रक्षा मंत्री के पद से, जहाँ तक मुझे याद है, 10 या 11 अप्रैल 1987 को उन्होंने इस्तीफा दिया। उसी दिन उनको लखनऊ जाना था शाम को। तो मैंने कहा सर मैं साथ चलूं, आपके लोगों से भेंट हो जाएगी। तो बोले चलो। तो जब हम जहाज में बैठ गए तो सबकी निगाह थी वीपी सिंह। तो उन दिनों एक तरह से नए राजनीति में एक नए नाम थे, जब तक कोई पार्टी नहीं थी, जन मोर्चा भी नहीं था। तो हम दोनों एक सीट के ऊपर बैठ गए और उन्होंने मुझे बैठते ही पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा साहब मैंने अभी 2 दिन पहले आपकी बात सुनी, आपके घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए थे, आप कह रहे थे कि नहीं आप कांग्रेस में ही रहेंगे और राजीव गांधी जी के साथ आपकी बहुत अच्छी इक्वेशन है, वहीं काम करेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ कि अगर उन्हीं के साथ रहना था तो आपने त्यागपत्र क्यों दिया, आप तो काम अच्छा कर ही रहे थे। तो फिर बोले क्या करें। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि आपके विषय में जो जनता में भावना जगी है, आपकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और योग्यता, तीनों बात, तो आपको अंदाज नहीं है कि कितनी लोकप्रियता आपकी बनी है और एक नया आयाम देने वाले हैं आप भारत की राजनीति को। और मैं आपके अंदर जयप्रकाश नारायण की फिलॉसफी, पंडित नेहरू जी का आदर्शवाद, आइडियलिज्म, और श्रीमती गांधी की प्रशासनिक क्षमता और व्यावहारिकता, तीनों का संयोग आपके व्यक्तित्व में देख रहा हूं। आपको अंदाज नहीं है कि आप कितना बड़ा काम करने वाले हैं। तो ये मेरा आकलन है उनका, जो आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं वीपी सिंह के को क्या श्रद्धांजलि दूं। ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो दार्शनिक भी हो, कुशल प्रशासक भी हो और साथ में संसार का व्यवहार, राजनीति के व्यवहार का निष्णात भी हो, ये तीनों संयोग एक व्यक्तित्व में होना बहुत विचित्र बात थी। और ऐसा व्यक्ति मुझे तो अपने जीवन में दूसरा नहीं मिला। कुछ कुछ गुण थे पर इतनी पराकाष्ठा तक तीनों गुण इकट्ठे होना बहुत कम लोगों में होते हैं। तो आपने जो वीपी सिंह जी को अभी कहा कि मैं श्रद्धांजलि क्या दूं, आज श्रद्धांजलि देने की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वीपी सिंह के उन खुशनुमा पलों को याद करना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं और जो आपके व्यक्तित्व के एक अंग के रूप में भी सामने आए। क्योंकि वीपी सिंह का जिन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो राजनीति के लोग कम हैं, लेकिन राजनीति से बाहर के लोग ज़्यादा हैं, जिनमें आप एक हैं। आपके ऊपर उनकी पर्सनालिटी का, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे और रात में कहते थे अक्सर कि जिस चीज़ की समस्या का हल न निकले, चुपचाप उसको एक किनारे करके सो जाओ, सवेरे अपने आप उसका हल निकल आएगा। जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि आप राजा साहब के उन पलों के भी गवाह हैं जिनमें वीपी सिंह जी रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री से अलग हट करके एक सुपर ह्यूमन के रोल में आ रहे थे और जिन्होंने सारे देश को एकमुश्त खड़ा कर दिया। वो कौन कौन सी चीजें थी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा कोई विश्लेषण कर नहीं सकता। संतोष जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति सीखता है, और मैं तो अपने पिता से लेकर और बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनमें बहुत बड़ी श्रृंखला है, सबसे कुछ 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 सीखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उसकी जो सबसे बड़ी बात थी उनकी मानवीयता थी, उनकी मानवीय संवेदना, अपने आसपास रहने वाले
चाहे उनका घर का पालतू फीफी नाम की जो डॉगी थी वह थी, या उनके नौकर चाकर थे घर के, या उनके स्टाफ के लोग थे, माणिक पांडे और गुलाब तिवारी और पीसी शर्मा जैसे, या हम जैसे आप जैसे अदना कार्यकर्ता थे, प्रत्येक की व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखना, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखना, उनके प्रति न केवल मौखिक संवेदनशीलता प्रकट करना बल्कि उन मामलों में रुचि लेकर और उनके व्यावहारिक निदान सुझाना, यह एक खास बात थी। दूसरा, उनके व्यक्तित्व की बात यह थी कि वो राजघराने में पैदा हुए, बहुत बड़े जमींदार थे, सब जानते हैं, और छोटी आयु में 5 या कितने वर्ष में राजा राम गोपाल सिंह जो मांडा के राजा थे उनके यहाँ गोद चले गए थे, और किस तरह से वो सुरक्षा के घेरे में रहते थे, किस तरह से उनके मन में वो लोगों से बहुत मिले भी नहीं, और उस राजसी ठाट बाट और उस मानसिकता के बावजूद जो सादगी थी उनमें, मैं दर्जनों यात्राओं में साथ रहा हूँ संतोष जी। एक बार हम गंगापुर सिटी राजस्थान से और आगरा रेल में आए, आगरा से रेल पकड़कर हमको फिर दिल्ली आना था या शायद लखनऊ जाना था, तो उस दिन भोजन करने का समय नहीं मिला, और बहुत बार ऐसा हुआ आने को बाद, तो केवल चने और लाही जिसको मुरमुरा कहते हैं उसको खाकर और पानी पीकर सो गए। और वैसे वो खाने के शौकीन थे और वैसा भी सामिष भोजन भी करते थे, मैं तो शुद्ध वेजिटेरियन था, निरामिष था, परंतु और जमीन में सो जाते। अब वहाँ उस दिन ट्रेन में एक ही सीट मिली हमको, तो मैंने कहा जब मैं दूसरे उसमें सो जाता हूँ, बोले नहीं, तो कंडक्टर से कहा कि एक हमको ला कर दीजिए, और बोले आप इसी सीट के ऊपर सो जाएं, एक तरफ आप एक तरफ में। तो मैंने कहा सर मुझे रात में पैर वैर फैलाकर, तो ये जो सादगी थी, ये जो सरलता थी और एक आम आदमी की तरह रहने का, ये जो उनका, क्योंकि कुछ समाजवादी और साम्यवादी चिंतन था उनका। जब ये महाविद्यालय में पढ़ रहे थे बनारस में, वहाँ से रूस की यात्रा पर गए और वो सारी बातें बताते थे, तो हमने देखा है नेताओं को कि वो भाषण में और दुनिया के साथ बात करने में आदर्श तो बहुत बघाड़ते हैं, परंतु जब उन्हें जीवन में लागू करने की बात आती है तो उन्हें आप देखते हैं कि ये तो जो राजे रजवाड़े और बहुत संभ्रांत और अमीर लोग हैं उनके जैसी आरामदायक नहीं, बल्कि आरामदेह नहीं बल्कि विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। वीपी सिंह जी में वो बिल्कुल नहीं थी। सादा पजामा पहनना, प्रेस हो के नहीं हो, चप्पल पहनकर चले जाना, कहीं जमीन के ऊपर बैठकर खा लेना, और बहुत बार ऐसे हुए कि खाली फल से या चना लाई और इनसे काम चला लिया, दूध मिल गया तो वह भी ले लिया। तो ये उनकी सादगी थी, और वो अपनी जो कुछ चीजें थी छिपाते नहीं थे। जैसे उनकी आदत थी कि अगर वो दोपहर का भोजन करें तो चाहे कितनी बड़ी जनसभा, 50-50 हजार की, 40 की, एक आध बार तो लाख की जनसभा, तो मुझसे कहा कि या तो हमको भोजन मत करवाइए, नहीं तो हमें 25-30 मिनट सोने का समय दे दीजिए, भीड़ बैठी है। उनको इस तरह की बेचैनी, तो इस तरह के जो छोटे छोटे निर्णय सरलता से ले लेते थे वो, उसमें कोई दिखावा भी नहीं था, खुलापन था, साथियों से उसको साझा करने की बात थी, और उनके साथ समता मूलक व्यवहार करते थे। मैं काम करता था तो जैसे ही कहीं 1 या 1:30 बजा, मैं बाहर हूँ कार्यालय में, तब तो अकेले थे, कार भी उनके पास नहीं थी, मेरी एक कार थी पुरानी सेकंड हैंड डीजल की एम्बेसडर, आपकी यूएचएफ फिएट 1 नंबर मुझे अभी भी याद है आपकी थी, या राज बब्बर की एनी 118 थी, ये 3 ही तो वाहन थे। परंतु जब वो मेरे और आपके साथ चलते थे, आपको भी याद होगा, तो कहते थे या तो ड्राइवर से चलवाओ, नहीं तो हम पिछली सीट पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि मामूली बात थी कि आपको याद है ना, जब आप काशीराम जी के घर मुझे आने को कहा आपने, तो मेरी उसी कार में करोल बाग गए थे जिसमें हम गच्चा दे गए सिक्योरिटी वालों को, पता नहीं लगे कहाँ चले गए। तो ये जो मानवीयता थी और ये जो एक सादगी और सरलता थी, ये बहुत बड़ा आभूषण था। वो पूरे जीवन उन्होंने, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो कुछ और भी रहे, तो इसका निर्वाह किया। मैं पाकिस्तान की यात्रा पर गया, वहां भी उनका यही हाल था, और बहुत सजीले कपड़े पहनते थे, बहुत खूबसूरत आदमी थे। पुरानी उनकी अगर युवा आयु की अगर आप चित्र देखो तो बिल्कुल काफी मेल था इनसे, गुरुदत्त के चेहरे मोहरे से। परंतु
जब जैसा मिलता था वैसा कर लेते थे, नहा लेते, तौलिया बांध के रह लेते। अगर कहीं प्रॉपर बाथरूम नहीं है, बहुत जगह होती थी राजनीतिक उसमें चलते समय, तो बाल्टी रखकर और खुले में नहा लेते थे। तो ये जो बात थी ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सोमपाल जी, जिस घटना का भी आपने जिक्र किया, ये तो हिंदुस्तान में भी किसी को पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से काशीराम और राजा साहब को मिलवाया। ये तो जी। कहीं किसी को पता ही नहीं है, और मायावती जी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो इसका खुलासा तो आज आपने किया, और मेरी पुस्तक आ रही है उसमें थोड़ा। मैं बताना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो तो। जी हाँ, बिल्कुल समय सर। हुआ ये कि मेरा तो काशीराम जी से कोई परिचय था नहीं, आपका पत्रकार होने के नाते उनसे परिचय था, और आप उनसे मिलने गए एक दिन, उनके करोल बाग रगड़पुरा में शायद रहते थे वो, मुझे याद है। तो आप उनसे मिलने गए और आपने उनसे कहा कि मैं आपकी और वीपी सिंह जी की मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने शायद मंजूरी दे दी। आपने कहा कहाँ करें, तो जो भी बात हुई हो, अंत में निर्णय हुआ कि उनके घर जाया जाए। तो आपने मुझे कहा कि आप राजा साहब को लेकर आए। तो मैं अपनी एम्बेसडर डीजल में सफेद रंग की थी। नहीं हुआ ये, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा स्लिप कर गए। राय साहब ने, मैंने इलाहाबाद से बात हुई, मैंने कहा काशीराम जी से, उनका कि हाँ जरूर। तो मैंने पूछा कहाँ मिलेंगे, कोई गुप्त जगह होनी चाहिए। तो मुझे कहने लगे आपके घर से ज्यादा गुप्त क्या होगा। तब जी हाँ। मुझे कहने लगे कि मैं आपको कहूं कि आप उस तरीके को स्टेशन से लीजिए, सिक्योरिटी वालों को डॉज दें सोमपाल जी, और मुझे अकेले लेके आपके घर आए। तो जी ये घटना हुई थी जी। हाँ, तो ठीक है। तो वो फिर मेरे इतनी याद नहीं रही। तो मैं आया लेकर, फिर आपने मुझे कहा कि ये सिक्योरिटी वालों को पता नहीं लगे, तो एक चौराहे पे हमने देख दाख के काफिला था, उसमें इधर उधर करके उनको पता नहीं लगा, वो तो विचलित हो गए कहाँ गए। फिर हम लेकर आए, आपकी बात हुई, और उस बात में बड़ी महत्वपूर्ण बात दोनों व्यक्तित्वों के विषय में, कि हम आपने उनको ये प्रस्ताव किया था कि आप उनका समर्थन कर दें इलाहाबाद के उपचुनाव में जो सन 88 में था। और राजीव गांधी जी चाहते थे कि ये अमिताभ बच्चन लड़े, पर वो लड़े नहीं थे। और फिर उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े दूसरे नंबर के पुत्र श्री सुनील शास्त्री को कांग्रेस ने विश्वनाथ जी के खिलाफ खड़ा किया था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से उनकी बहुत निकटता थी, और ललिता जी तो उनको अपना पांचवा पुत्र कहा करती थी, वो एक लंबी बात है। तो वहां लेकर गए, आपने कहा। तो काशीराम भी अपने ढंग के व्यक्ति थे, उनकी भी सरलता की बात देखिए कि वो जो हवाई चप्पल है वी शेप की घिसी हुई, उसको पहनते थे। बाजार में चद्दर लेकर 5-5 पैसे लोग फेंक देते थे, उसको भी इकट्ठा करके चंदा करते थे। तो जब उनसे आपने कहा, और फिर थोड़ी देर बैठकर आप बाहर आकर मेरे पास बैठ गए कि मैंने दोनों नेताओं को छोड़ दिया। तो बाद में आकर हमें वीपी सिंह जी ने बताया क्या बात हुई। हमने पूछा नहीं था, मैं और आप पूछते नहीं थे, पर उन्हें विश्वास हो गया था कि ये दोनों इतने विश्वास के आदमी हैं कि इनसे कुछ भी चीज मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आके हमें दोनों को बताया कि बात तो हो गई, और उन्होंने कहा मैं समर्थन तो नहीं करूंगा आपका। तो निश्चित बात है कि वीपी सिंह जी जिस मंतव्य से गए थे आपके कहने से, उसमें थोड़ा उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। परंतु काशीराम कि मुझे लगता है राजनीतिक समझ उनसे बेहतर थी, और वो निर्णय करके बैठे थे। उन्होंने कहा मैं वहां खुद चुनाव लड़ूंगा और उसमें आपको ज्यादा सहायता हो। तो ये बात वीपी सिंह जी की समझ में आ गई, और काशीराम जी जाकर लड़े। क्योंकि उस समय तक आपको स्मरण होगा कि दलित और पिछड़े वर्ग का अधिकांश मत कांग्रेस के पक्ष में जाता था, और कोई दल इस तरह का सामने था नहीं। जनता पार्टी विश्रंखलित हो चुकी थी, कोई उस समय दल था नहीं, और वीपी सिंह जी उस समय किसी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे। हालांकि विरोधी पक्ष के सभी नेता एन.टी. रामाराव जी और चौधरी देवीलाल, खासतौर से चौधरी देवीलाल, उनके समर्थन में आए, और काशीराम जी का अनुमान ठीक निकला। मुझे जहाँ तक याद है शायद 70, 80 या 90 हजार वोट ले गए थे वो। हाँ, 77,000, 77, हाँ जी हाँ। और वीपी सिंह जी 88,000 वोट से जीत गए। तो वे तो मुझे याद है। तो ये मैंने आपने किया था, किसी को पता भी नहीं लगा ये क्या हुआ। जी।
तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक घटना आपने शुरुआत की थी वीपी सिंह जी की राजनीतिक प्रेजेंस दिखाने की। आप उनकी पहली सभा आपने हरिद्वार में कराई थी, आईडीपीएल में मेरा ख्याल है, या वहीं कहीं। तो मैं उस घटना को जानना चाह रहा हूँ, इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि वीपी सिंह जी ने आपको सोमांश प्रकाश जी के घर पे, जो मुजफ्फरनगर के विधायक थे, और हरिद्वार से लौटते हुए उन्होंने आपको एक खत दिया था कि जाकर के मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले राजीव गांधी को दे दीजिए। वो घटना क्या थी? ये घटना संतोष जी ऐसे थी कि जन मोर्चा तब तक स्थापित हुआ नहीं था। मैं दोबारा याद कर रहा हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 10 या 11 अप्रैल 87 को त्याग पत्र दिया मंत्रिमंडल से, और उसके बाद मैंने कोशिश की कि इनका एक कोई बहुत बड़ा एक सार्वजनिक सभा कराई जाए, पब्लिक मीटिंग कराई जाए। पर उनकी एक विचित्र बात थी जिससे मुझे कभी कभी उनसे चिढ़ भी होती थी। उनका यह था कि वो तब तक वे कांग्रेस में थे, न तो कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया था, न उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र मंत्रिमंडल से दिया था। तो एक अनुशासित कांग्रेसी होने के नाते उनकी शर्त यह थी कि मैं किसी भी मंच पर जाऊंगा तो कांग्रेस से संबंधित कोई संगठन हो, चाहे वो मजदूर संगठन हो या किसान संगठन हो या बुद्धिजीवी संगठन हो, उसके मंच पर जाऊंगा। जब तक मैं कांग्रेस में हूं, मैं दूसरे दल के या विपक्ष के मंच पर नहीं जाऊंगा। तो बड़ी दिक्कत पड़ी। मेरे एक मित्र थे, मेरे मामा जी के गांव के, ब्रजपाल सिंह चौधरी, वो इंटक क्योंकि कांग्रेस का जो है वो मजदूर संगठन है, आप जानते हैं, बहुत पुराना, कांग्रेस जितना। तो वे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL हरिद्वार के कर्मचारी संघ के इंटक विंग के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे जनसभा। तो वह जनसभा उन्होंने आयोजित की, और जब हम दिल्ली से चलने लगे तो 15 जुलाई की बात है, उस साल मानसून लेट आया था। तो सुबह जब गाड़ियां लगी तो आपने एक दो मित्रों ने कहा कि भाई कुछ ऐसी गाड़ी तो हो कि चलते समय लगे कि हाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह का पहला जुलूस है, तो 10-20 गाड़ी हो। तो उस समय केवल 3 थी, मेरी, आपकी और राज बब्बर की, जिनका मैंने नाम लिया। देखते देखते जब हमारा काफिला चलने लगा और उसमें अरुण नेहरू जी और आरिफ मोहम्मद खान साहब, विद्याचरण शुक्ला जी, सत्यपाल मलिक जी, ये सब भी आ गए। तो जब हमने वो नंबर बांटे उन गाड़ियों को, ये हिदायत दी कि रास्ते में कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा, नहीं दुर्घटना वगैरह हो सकती है। तो जहां तक मुझे याद है शायद 181 कारें थी, और फिर वो काफिला गाजियाबाद में कुछ लोग जुड़े, कुछ फिर मुरादाबाद में जुड़े, फिर मेरठ में जुड़े, फिर उससे पहले मोदी नगर में जुड़े, फिर मुजफ्फरनगर जुड़े। तो चलते चलते वहां पहुंचे। वो करीब, मुझे अगर ठीक ध्यान है तो शायद 30 से 40 हजार की जनसभा हुई BHEL के परिसर में, और वर्षा हुई, पहली वर्षा थी मानसून की वो, और मूसलाधार वर्षा में हजारों लोग छाते और बिना छाते, उनके क्वार्टर्स और बिल्डिंग्स के ऊपर बैठे हुए महिलाएं और बच्चे। तो वो एक देखने वाला दृश्य था। वह समाप्त हो गया। रात को हम और आप जहाँ ठहरे थे गेस्ट हाउस में, तो वहां सूचना आई कि कांग्रेस ने आरिफ मोहम्मद खान, विद्याचरण शुक्ला और इनको, अरुण नेहरू को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब उन्हें निष्कासित कर दिया तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए। तो अपने साथियों के साथ खड़े ने, उसके ऊपर बहुत साथियों में मतभेद था। मैं और आप तो इस पक्ष में थे कि वो दें इस्तीफा, अन्य लोग थे कि नहीं अभी नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस पर निर्णय करेंगे सुबह निर्णय हुआ कि करेंगे, और ये तय हुआ कि लाला सोमांश प्रकाश, जो कांग्रेस के 2 बार विधायक रह चुके थे उत्तर प्रदेश में, उनका रास्ते में मुजफ्फरनगर में कोठी पड़ती थी, वो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध सामाजिक परिवार के आदमी थे, वीरेंद्र वर्मा जी के मित्र थे उनके पिता। तो उनके घर पर आए, भोजन किया, और मुझे कहा कि आप थोड़ा सा मेरे उसका एक ड्राफ्ट बना दीजिए त्याग पत्र का। तो मैंने कहा कि आप ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोले ठीक है। त्याग पत्र लिख दिया, और मुझे कहा कि आप ले जाइए और ये पहले AICC में दीजिए और फिर प्रेस को दे दीजिए। मुझे भी आशंका थी कि अगर वो दिल्ली इस्तीफा घोषित करने से पहले आ गए तो तरह तरह के दबाव और वो पड़ेंगे, जो पड़े भी बाद में, कई
पत्रकारों के संपादक आए, जिसमें नरेंद्र मोहन जी थे जागरण के, वो चाहते थे कि फैसला करा दें, फतेहदार आए और कई लोग आए। तो मेरी आशंका सही थी, तो मैं आया और पहले मैंने वो AICC के कार्यालय में दे दिया, और फिर उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, वीर अर्जुन और इन सब अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, सबको दे दिया। तो फिर अगले दिन वो पत्रों में आ गया। तो ये उनका विश्वास था मेरे और आपके प्रति, और इस तरह से निर्णय लेने की क्षमता थी, मर्यादा पूर्ण निर्णय परंतु दृढ़ निर्णय। जब ले लिया तो ले लिया। जब तक कांग्रेस में थे तो उस अनुशासन का पालन करते थे, और उस भाषण में भी उन्होंने कोई सत्ता पक्ष के विरोध में बात नहीं कही थी। जो अपनी दूसरी चिंताएं थी, सामाजिक कल्याण की, किसान की, उनके ऊपर भाषण दिया था। कोई आरोप नहीं लगाया था किसी के ऊपर हरिद्वार की सभा में। मैं आपसे इस चर्चा में एक और चीज जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है। देवीलाल जी से संपर्क हुआ है? अगर नहीं होता तो VP सिंह जी प्रधानमंत्री या नहीं बनते, या बनते कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मेरी राय है अभी भी कि अगर देवीलाल जी से वो नहीं मिले होते तो शायद वो प्रधानमंत्री देश के नहीं बनते। और देवीलाल जी से मिलाने का एकमात्र सूत्र आप थे। आपने उस सारी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया था? उसका एक छोटी सी घटना है। जब इन्होंने त्यागपत्र दिया 11 तारीख को, और रेडियो पर उसकी घोषणा हुई 12 तारीख को करीब दोपहर के बाद 4-5 बजे। तो मैं उस दिन अपना एक छोटा कस्बा है हमारा, जो राजनीति का केंद्र है बागपत का, बड़ौत में था, और किसी पारिवारिक उसमें था मैं, फंक्शन में। तो वहां मुझे किसी ने सूचना दी और शब्द कहे कि भाई तेरे VP सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया। तब तक ये प्रसिद्ध हो गया था कि मैं उनके निकट हूँ। तो फिर हमने निर्णय किया परिवार ने, सबने कहा आप जाओ और उनसे तुरंत मिलो, जो भी उन्हें कहो हम आपके साथ रहेंगे। हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी। रात को आया तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, वो सोने चले गए थे, मैं विलम्ब हो गया था मुझे। सुबह में पहुंचा तो 250 के करीब उनके प्रशंसक, अधिकांश कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें 1-2 MLA भी थे, जिसमें सोमांश जी भी थे और वीरेंद्र दीक्षित थे कानपुर वाले। तो वो कई लोग बैठे और मैं पहुंचा तो मैं रास्ते में से संतोष जी माला लेकर गया था। अब इस्तीफा देने वाले को माला कौन डालता है? माला तो जो पद पाता है उसको डालता है। तो मैं पीछे खड़ा रहा। तो वहां जो बैठे लोग चर्चा कर रहे थे वो लंबी थी, पर उसके उत्तर में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक बात कही कि आप लोग चिंता मत करिए, हमारा और राजीव गांधी जी का अभी बड़ा अच्छा संपर्क है और उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैं तो बड़ी हिम्मत वाले आदमी समझ रहा था, ये तो मन से कमजोर है। 2-3 बार मेरी तरफ देखा, फिर बुलाकर बोले सोपाल जी आइए। तो मैंने बिना संकोच के माला डाली और ये कहा कि सर, मैं तो आपको इस घटना के ऊपर बधाई देने आया हूं कि आप इस दलदल से बाहर निकल गए और इस कीचड़ से बाहर निकलकर, और आप हिम्मत करें, एक इस भारत की राजनीति को आप तो नई दिशा देने वाले हैं। बहुत अच्छा कि आप नहीं उतार कर फेंक दी मैली चादर, यही शब्द कहे। तो मेरी तरफ देखते रहे। भीड़ में से एक व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के थे, अरे आप क्या बोल रहे हैं? तो मैंने उनसे निवेदन किया, देखिए मैं जो कह रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ वो राजा साहब को, आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी है, निर्णय नेता ने करना। कहकर मैं चल दिया। जैसे ही मैं चला तो उठकर मेरे पीछे आए, तो बोले मुझे आपसे कुछ राजनीति पर चर्चा करनी है। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। तय ये हुआ कि वो लखनऊ जाने वाले थे उसी दिन शाम को, तो मैं उनके साथ लखनऊ जाऊं। तो जब हम बैठे हवाई जहाज में, तो वो आगे की सीट पर थे, मेरा 6ठी रो में नंबर आया। तो वो उठकर आए और मेरे पास एक और व्यक्ति बैठे थे, वो कांग्रेस के स्टेट मिनिस्टर थे, इनके वो थे देहरादून के रहने वाले, मोहम्मद असलम साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो उनको कहा आप जरा आगे चले जाएं। बैठते ही मुझे कहा क्या करना चाहिए। तब मैंने इनको ये वाक्य कहा था, मैंने कहा सर, सुबह जो आप बात कर रहे थे उससे मुझे लगा कि आपको अनुमान नहीं है कि कितना आपने लोगों के चिंतन को आंदोलित किया है। बहुत बड़ी क्रेव है, जिस तरह का भ्रष्ट शासन कांग्रेस का है बहुत दिन से, आप उसमें अलग तरह से रहे मंत्री के तौर पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कांग्रेस को अपदस्थ करना है 1990 के चुनाव में, तो एक रणनीति होगी, और 95 में करना है तो दूसरी होगी। मेरी व्यक्तिगत जो चॉइस रहेगी वो 95 की रहेगी।
परंतु अगर 90 में करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि विपक्ष का कांग्रेस के खिलाफ पूरे भारत में एक कैंडिडेट हो, और उसके लिए जितने विपक्षी दल हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसमें कम्युनिस्ट भी होंगे और भाजपा भी होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। और जो दूसरे हैं, समाजवादी हैं, चंद्रशेखर जी की पार्टी है, बहुगुणा जी की है, देवीलाल जी की, इन सबको भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उस पे खैर चर्चा हुई। तो फिर उस बीच में मैंने कहा सर, एक बोले हमारा तो इनसे संपर्क नहीं है। मैंने कहा एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी हरियाणा का चुनाव लड़ने वाले हैं, देवीलाल, जून में, और वहां कांग्रेस के विरोध में उस समय के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल के विरोध में इतनी बड़ी लहर है, और देवीलाल जी की लोकप्रियता इतने चरम पर है कि अगर देवीलाल अकेले लड़े तो वो 90 में से करीब 68 से 70 सीट लेंगे, और अगर उन्होंने भाजपा के साथ समझौता कर लिया तो कांग्रेस 5 और 10 के बीच रह जाएगी, वो 80 और 85 सीट लेंगे। तो फिर यही हुआ बाद में। परंतु मैंने कहा कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरी पत्नी के सगे मामा हैं। आपने अपनी पुस्तक में मामा लिख दिया है, वो मेरी पत्नी के मामा थे, मेरे नहीं। तो मेरा बहुत स्नेह करते थे बचपन से, तो जब से मेरा विवाह हुआ उससे पहले भी जानते थे पिताजी। तो मैंने कहा मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा, और जब भी आपकी उनकी भेंट हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी और भैरव सिंह जी उनके बहुत निकट मित्र हैं, कामरेड सुरजीत और इनसे उनकी बहुत बड़ी मित्रता है, और बाकी लोगों को सबको वो इकट्ठा कर देंगे और ये एक काफिला बन जाएगा। तो इसके ऊपर बात आ गई, छोटी फ्लाइट होती है लखनऊ की, पहुंच गए हम, बात आई गई रही। तो एक दिन रात को आपका शाम को मुझे फोन आया कि आप अभी चले आए। तो मुझे आपने बुलाया, मैं और पीपी सिंह साहब और आप उनके 28 नंबर बंगले में थे, लोधी एस्टेट में, जो बाद में मुझे मिला। वहां आपने कहा कि आप चौधरी देवीलाल जी से बात कर लें। ये बात है करीब 25 या 24 या 23 जुलाई की 1987। देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो मैं अगले दिन सुबह गया, जल्दी उठकर घर पहुंचा तो वहां कुछ इस तरह का निर्देश था, शायद चौटाला जी ने दिया था कि मुझे अंदर नहीं आने दिया जाए। किसी कारण से चौधरी साहब ने मुझे ऊपर से देख लिया, बुलाया, मैंने बात की तो बोले क्या वीपी बात कर रहा है, ऐसे भद्दी भाषा में कहा। वो मामा जी आप बहुत बड़े लीडर हैं पर आप पढ़े लिखे कम हैं, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री दूसरा बन सकता है, और आप मेरे रिश्तेदार हो, पर आपकी शैक्षिक और दूसरी योग्यता ऐसी नहीं है, विदेश नीति, अर्थनीति, इन चीजों को, तो वो आप रखिए उनको सामने, आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी भारत में। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं निराश होकर आ गया। तीसरे दिन 27 को फोन आया, उन्होंने सीआईडी से इंक्वायरी कराई, मुझे कहा शाम को लेके आओ। तो मैं कहा कि शाम को तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अगले दिन सुबह चौधरी देवीलाल के पास नाश्ते पर मैं लेकर गया वीपी सिंह जी को। 10-15 मिनट रहा, मैं बाहर निकल आया, उनकी बात हो गई और यहाँ आधारशिला रखी गई जनता दल की। तो आपने सही कहा, अगर हम देवीलाल जी को इसके लिए नहीं ओपन करते और ये बात नहीं होती तो संभवतः ये इतना बड़ा मोड़ एकाकी आना मुश्किल था। ये मेरा आकलन है, वैसे तो दूसरे भी आकलन हो सकते हैं। सोमपाल जी, आप वीपी सिंह जी के थॉट प्रोसेस में बहुत सारी जगहों पर शामिल रहे। वीपी सिंह जी के दिमाग में वो जिस वर्ग से आते थे वो उच्च वर्ग था, और खासकर वो खुद राजपूत थे, ठाकुर थे। वीपी सिंह के दिमाग में ये दबे कुचले पिछड़े दलित इन सबके प्रति मोह, या इन्हें समाज का में जो स्थान नहीं मिला है इनके लिए कुछ करना है, ये सोचना उन्होंने कब से शुरू किया? क्योंकि ये उनकी सोच विकसित नहीं हुई थी संतोष जी की। मैं अध्यात्म में भी बहुत गहरी रुचि रखता हूँ, और उपनिषद में और वेद में अनेकों स्थान पर यह आया है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकृति लेकर क्यों पैदा होता है, इसका जो स्पष्टीकरण है वो किसी दूसरे संप्रदाय या धर्म में नहीं मिलता, वैदिक धर्म में मिलता है। उसमें ये कहा गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरे जीवन भर जिस प्रकार का उसका चिंतन होता है, उसका एक निचोड़, उसका एक निष्कर्ष उसके मानस पटल के ऊपर अंकित रहता है।
और वही विचार सर्वोपरि उसके दिमाग में आता है, जो गीता में भी लिखा है कि जो विचार उसका मुख्य रहा है जीवन भर, वही उसको मरते समय उसके दिमाग में रहेगा और उस ही विचार को लेकर उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये जो गरीब, पिछड़े, कुचले और असहाय और वंचित लोगों के प्रति उनकी संवेदना थी, ये कोई किसी संसर्ग से या अध्ययन से या किसी खास संगठन आंदोलन से जुड़ने के कारण नहीं थी, ये उनकी जन्मजात प्रवृत्ति थी। और जो लोग जन्मजात नहीं होते उनमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं खामी मिल जाती है, विचार का द्वैत जो है, डुअलिटी, वो मिल जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के दिमाग में ये बात बचपन से ही थी और उनका सारा जो काम है, विद्यार्थी रहते हुए भी, बाद में भी, जिस तरह से वो खेत में काम करते थे, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते थे। और जो आम आदमी का उन्होंने परेशानी देखी थी वो उनके मन में वो टिकी हुई थी, तो उसके प्रति उनकी जन्मजात रुचि और निष्ठा थी। कोई ये नई बात नहीं थी उनके लिए। ये मेरा स्पष्टीकरण है। आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं। मैं दर्शकों आपको एक जानकारी दूं, मैंने किताब लिखी है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। वो किताब बाजार में आ गई है। आप पढ़ेंगे तो आप तीनों नेताओं के बारे में, खासकर वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के बारे में बहुत कुछ शायद जाने। सोमपाल जी को दरअसल ये किताब लिखनी चाहिए थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसको टालते चले गए। हालांकि जब इस किताब की योजना बनी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो सारी जो उनके पास संस्मरण हैं, घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लिखें। उन्होंने वादा किया है कि वो लिखेंगे और किताब जब आएगी तो भारत की राजनीति के उन छिपे हुए छिद्रों को सामने रखेगी जिनसे होकर के या तो कोई चीज बनती है या बिगड़ती है। सोमपाल जी, आपसे मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर और देवीलाल जी के भीतर ये मतभेद कैसे पैदा हुए? इसके कौन कौन से तत्व थे जिसकी वजह से इतनी अच्छी सरकार टूट गई और बर्बाद हो गई? इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करूं, एक बात और बता दूं कि जिस लखनऊ की हवाई यात्रा का मैंने चर्चा किया है, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि देवीलाल जी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और उसके लिए आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, मैं ही पर्याप्त हूँ, मैं उनको इस बात के लिए मना लूंगा। शुरू में नहीं माने, बाद में मान भी गए और बहुत बड़ी भूमिका भी अदा की उन्होंने। उस समय मैंने एक बात कही थी वीपी सिंह जी को कि मैं चौधरी साहब के स्वभाव को जानता हूँ। वो रोड रोलर हैं, जिधर चलेंगे उधर सब मिट्टी धूल रोड़ी दबाते चले जाएंगे, हमवार करते चले जाएंगे और बहुत व्यावहारिक आदमी है, देसी हैं बिल्कुल, और एकदम जो है वैसी मन में रखते हैं। परंतु उनके एक स्वभाव की त्रुटि है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे वो बुजुर्ग भी थे, कि उनका जो इतने बड़े पद पर जाकर राजनीतिक व्यक्ति का विवेक होना चाहिए, उसमें उनके कमी थी। उनके पास कोई छुट भैया भी कई बार जाकर कह देता था तो उसकी बात में वो बह जाते थे और पुरानी सारी बात को भूल जाते थे। बहुत बड़ी त्रुटि और दोष था देवीलाल जी के व्यक्तित्व। तो मैंने कहा जब आप उनको साथ आएंगे तो वो आपको पार्टी भी बना देंगे, संसाधन भी इकट्ठा कर देंगे, आपको नेता भी बना देंगे और प्रधानमंत्री भी बना देंगे। ये बात कही थी उसी हवाई जहाज में। परंतु अगर वो उनका प्रबंध ठीक से नहीं हुआ और बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके और उनके बीच में मतभेद कराने का प्रयास करेंगे, उससे ईर्ष्या करेंगे, और अगर वह मतभेद हो गया, और वो होगा निश्चित रूप से, तो मेरा अनुमान ये है कि 6 महीने तो आपकी सरकार बहुत स्मूथ चलेगी और 18 माह से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगी। और उस सरकार को गिराने का श्रेय और जो काम है वो चौधरी देवीलाल जी करेंगे। तो ये भविष्यवाणी मैंने 13 अप्रैल 1987 को कर दी थी, जिसकी परिणति जाकर आपको याद है फिर नवंबर 1990 में हुई। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि देवीलाल जी के स्वभाव की ये त्रुटि थी और जैसे इन दोनों का हुआ, यही एंकर थे दोनों, एनटी रामाराव जी, हेगड़े जी, वो सब बाद में जुड़े, और करुणानिधि जी और सुरजीत, उनके पगड़ी बदल दोस्त थे चौधरी देवीलाल जी के, बहुत निकट था कि उधर भैरव सिंह जी और इनके साथ। तो वो सारा काम किया और फिर उसको बिखेरा भी उन्होंने, उसकी एक अलग कहानी कहूँगा। अब चंद्रशेखर जी की बात रही, चंद्रशेखर जी के विषय में
आपने भी लिखा है अपने पुस्तक में, जो मैंने पढ़ी है अभी, जो आपने जिसका चर्चा किया ना, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, जिसमें मैं आप हैं, तो उसमें आपने चर्चा किया कि जब शुरू में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ये भ्रष्टाचार की और वित्त मंत्रालय में रहते हुए वो कई जांच और उसके आदेश दिए और उनका और राजीव गांधी जी का आंकड़ा बिगड़ने लगा, तो चंद्रशेखर जी ने स्वयं आपसे कहा था, मेरे से नहीं, कि ये सारी राजनीति का जो आगामी दृश्य है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर निर्भर करता है, वे क्या निर्णय करते हैं। तो एक तरफ तो वो इतने, और आपसे चर्चा भी की, आपने उनको अशोक होटल में मिलवाया भी 1986 में, जब चौथी दुनिया की का प्रारंभ हुआ, याद है ना आपको? तब तो वह वित्त मंत्री। तो ये सब होने के बाद उनको क्या हुआ बाद में, तो मुझे ये लगा कि अंदर खाने चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में भी उतनी तो नहीं थी, पर कुछ यह त्रुटि, दूसरों के द्वारा उनको बात सिखा देना, उसका विश्वास करा देना, ये उनके भी व्यक्तित्व में त्रुटि थी और उनका एक अपनी महत्वाकांक्षा भी थी। और देवीलाल जी में महत्वाकांक्षा तो प्रधानमंत्री बनने की नहीं थी, उप प्रधानमंत्री वे बन ही गए थे, वीपी सिंह जी के साथ भी थे, उनके भी थे, उन्हें तो दूसरी तरह से बरगलाया गया, उसमें श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इन दूसरे लोगों की बड़ी भूमिका थी, वो एक अलग घटनाक्रम है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों के व्यक्तित्व में, उस स्तर के नेता में और नेतृत्व में जो एक विवेक होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को छान कर, परख कर, फिल्टर करके देखकर निर्णय अपना लेना, मैं और आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। हमारे विषय में क्या थोड़े अपवाद फैलाए लोगों ने, आपके भी विषय में, मेरे भी विषय में बहुत विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को तरह तरह की गलत रिपोर्टें दी, पर कभी हुआ क्या? इतना हुआ कि अरुण नेहरू जी ने तो इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि ये दोनों खराब करते हैं। उसमें भी आप बड़े विलन थे उनकी निगाह में। ये कहा वीपी सिंह जी को कि अगर संतोष इस घर में आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। और आपके याद भी होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, आपने शायद पुस्तक में भी चर्चा किया, कई महीने अरुण नेहरू उनके घर आए नहीं इसीलिए कि संतोष, परंतु आपको बुलाया। अच्छा, आपको मालूम पड़ा तो आपने खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया, आप नहीं गए, फिर बुलवाया आपको, मैं गवाह हूं उस बात का। ये कहा कि किसी को कहने दीजिए, मेरा और आपका अलग से संबंध है, मैं किसी से इस तरह से नहीं। तो ये जो विवेक था, ये मैंने दो व्यक्तियों में बहुत देखा अपने पिताजी के बाद, एक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी में, और इसी तरह का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्हें कोई कुछ भी कहे, वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय करते थे और ये जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये त्रुटि देवीलाल जी में ज्यादा थी, पर कुछ अंशों में चंद्रशेखर जी में भी थी। सोमपाल जी, अब आज जब वीपी सिंह जी नहीं है, क्योंकि दर्शकों को जितनी चीजें, जितनी झलकियां आपने दी हैं अभी, वो झलकियां बहुत कम है, वो तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक आप पुस्तक नहीं लिख देंगे और लोगों से जानकारियां शेयर नहीं करेंगे जो आपके अपने मन में हैं, आपके अपने दिमाग में हैं, हृदय में है। पर मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ, आखिरी इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, अब जब वीपी सिंह जी हमारे बीच में नहीं है और वीपी सिंह जी के बाद बहुत सारे लोग राजनीति में आए और चले गए, आप और हम अभी इस पृथ्वी पर हैं और सांस ले रहे हैं, आप वीपी सिंह जी को ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उनका, और कैसे याद करेंगे? देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की एक समस्या थी, और ये फिर उसी हवाई यात्रा के दौरान हमारे संवाद से इसका प्रत्यक्ष मैं गवा रहा हूं। निर्णय ये करना था जो बहुत कठिन था कि कांग्रेस को अपदस्थ करने का काम 5 वर्ष बाद करें या तुरंत करें। मैं चाहता था 5 वर्ष बाद करें, पर उनकी मान्यता ये बनी बाद में, जिसमें आप भी सम्मिलित थे, कि अगर ये और 5 वर्ष रह गए तो शायद ये जो माहौल अब बना है कांग्रेस के विरोध में, तो फिर एक लोगों में ये निराशा की भावना हो जाए कि भाई कुछ ही कर लो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप आले या कोई आले, कांग्रेस को तो हटा नहीं सकते। तो ये जो टेम्पो माहौल अब बना है, ये 5 वर्ष तक बना नहीं रह पाएगा। तो ये एक बात हुई जिसके कारण ये तय किया गया कि नहीं, 90 के ही चुनाव में, जो बाद में 89 में हो गया, ये बात कर दी जाए। और उसका जो परिणति होनी थी, जिसकी मैं पहले से भविष्यवाणी कर चुका था, वो हुई भी। तो एक तो ये टेक्टिकल मिस्टेक मेरी दृष्टि से हुई। अगर हम थोड़ा और लंबा समय लेकर चलते तो शायद
जो राजनीतिक चीज बनती वो ज्यादा स्थायी बनती और उससे देश का बड़ा लाभ होता। और जो सन 77 में जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद जनता पार्टी का हश्र हुआ था, वही परिणाम उसके जो दूसरा क्लोन था जनता दल, उसको भी भुगतना पड़ा। तो एक तो यहाँ थोड़ी सी भूल हुई उनकी। हम तो छोटे थे आयु में, तब भी समझते थे, उन्हें अनुभव ज्यादा था, उनको ये बात मेरे से बेहतर समझ में आनी चाहिए थी, पर वो निर्णय सामूहिक था। दूसरी बात ये कि किसी एक स्टेज पर आकर देवीलाल जी के और उनके जो परस्पर सदाशयतापूर्ण संबंध बना था, उसमें कुछ व्यक्तियों ने विदूषक की और विलेन की भूमिका भी अदा करनी शुरू की। उसमें एक बहुत मुख्य नाम है, मैं आप संकोच तो हो रहा है नाम लेने में, पर कह देता हूँ, श्री अरुण नेहरू। और यहाँ आकर एक त्रुटि की वीपी सिंह जी ने कि मेरा और आपका अपना स्थान रहा, हमारी बातें अलग से मानते थे, उनके ऊपर होकर भी मानते थे, परंतु कुछ कारणों से उन्होंने उनकी बातों को इतना महत्व दिया। यह भी एक कारण रहा है, फैक्टर रहा है इस बात में कि चंद्रशेखर जी और देवीलाल जी से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मतभेद हो गया। उसमें इन लोगों ने बड़ी आहुति दी है, खासतौर से अरुण नेहरू जी ने। तो उनके इस आकलन को मैं थोड़ा गलत मानता हूं। तीसरी बात, ये भी एक विडंबना है कि भारत का लोकतंत्र अन्य नवोदित देशों की अपेक्षा बहुत परिपक्व लोकतंत्र माना जाता है। मैं एक बार 1989 के चुनाव के दौरान 9 नवंबर को, चुनाव शायद 16 को था, 9 नवंबर को राजा साहब ने मुझे लखनऊ बुलाया। तो मैं जिस फ्लाइट से गया, कुछ मुझे महत्वपूर्ण कागजात ले जाने थे, मेरे साथ एक अमेरिकन पत्रकार था जो 18 न्यूज़पेपर्स एजेंसीज और उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो मेरे पास बैठा था, उससे मेरी बात हो गई। उसने मुझे अपना मंतव्य बताया कि वो वीपी सिंह जी के साथ 3 दिन उनके चुनाव अभियान में रहेंगे। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि आपका क्या इंप्रेशन है भारत के व्यवस्था के बारे में। तो उसने 3 बात कही संक्षेप में, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनकी। एक ये कहा कि भारत के विषय में जो कहा जाता था पिछड़ा है, सपेरों का देश है, मुझे आके लगा कि आधुनिकता की प्रत्येक चीज यहाँ है, आपकी शिक्षा भी, तकनीकी प्रगति भी, प्रशासनिक व्यवस्था भी, सब बहुत उत्तम है और आप एक आधुनिक राष्ट्र और समाज बन चुके हैं। दूसरी बात ये कही कि सबसे बड़े संतोष की बात यह है कि जो दूसरी दुनिया कहलाती है और तीसरी दुनिया, विकसित देशों को छोड़ दीजिए, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, उनमें लोकतंत्र ने जो परिपक्वता हासिल की है भारत में, उसका कोई सानी नहीं है, न अफ्रीका में न एशिया में। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे तय हो चुका है कि अगर आप लोग जीते तो राजीव गांधी आपको सत्ता में आने देंगे, आप हारे तो आप उनको और 5 वर्ष चलने देंगे। ये लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मुझे एक बात की चिंता है कि भारतीय जनता नागरिक का अत्याचार, भ्रष्टाचार और कुशासन सहने की इतनी सीमा है, इतनी सहनशीलता है उसमें कि भारत के ऊपर कोई भी आकर राज्य कर सकता है। तो ये मुझे चिंता, इसलिए मैंने बात आपको कही कि पुरानी सरकारों ने और अब वालियों ने भी कहते कुछ थे, करते कुछ थे, परंतु लोग उसको बर्दाश्त कर लेते थे। 5 साल में, 10 साल में फिर परिवर्तन भी कर देते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो खूबी रही, संतोष जी आप गवाह हैं उसके प्रत्यक्ष, कि उन्होंने चुनाव में जो वायदे किए थे, देवीलाल जी हालांकि उनके कितने गुस्सा किए थे, विरोध किए थे, बाद में भी मुझे कहते थे, ये भाषा बोलता हूँ, तेरा जो वीपी सिंह है ना, इसकी एक तो बहुत बढ़िया बात थी कि जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र था वो सब मंत्रियों और सेक्रेटरियों की मेज पर रखा था और उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर पेंसिल से निशान लगाकर उसे क्रियान्वित कराते थे। खेती के लिए उन्होंने शरद जोशी कमेटी, भानु प्रताप कमेटी, प्रोफेसर हनुमंतराव कमेटी, चीनी का डिलाइसेंसिंग करना, ये सब चीजें तो अलग थी। सबसे बड़ा जो काम किया वो मंडल कमीशन का। आप ये भी जानते हैं कि मंडल कमीशन जो था वो जनता पार्टी पुरानी थी, समाजवादी पार्टी थी, इवन जो भारतीय जनता पार्टी थी सबके, और कम्युनिस्ट पार्टी, सबके चुनावी घोषणा पत्रों में था। उन्हीं को मिलाकर जनता दल का घोषणा पत्र बना
और पूरे चुनाव अभियान में मैं और आप साथ रहे, सैकड़ों नहीं हजारों जनसभाओं में खुलकर कहा हमारा सबसे पहला ये होगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वो अपना वचन निर्वाह किया। और उसके बाद जो तमाशा हुआ भारत में, गलती ये थी कि उन्होंने उसको ईमानदारी से क्रियान्वित कर दिया। मुझे और आपको भी बहुत सारे परामर्शदाताओं ने कहा कि ये चुनावी जुमले होते हैं जो आज भी सुनते हैं, इनको जरूरी नहीं है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये चेतावनी दी थी कि जिस वर्ग के लाभ की आप ये बात कर रहे हैं, जब ये हो जाएगा तब तक तो वो वीपी सिंह को मसीहा मानेंगे, उसके बाद वो उसको छोड़कर अपने अपने वर्ग और जाति के नेताओं को चुन लेंगे, जो आपके सामने हुआ भी, जिसमें लालू जी भी हैं और आपके मुलायम सिंह जी भी हैं और आपके पासवान जी भी हैं। और कहा वो सब इनको छोड़ जाएंगे और जो मध्यम आय वर्ग है और जो चिंतनशील इंटेलिजेंशिया है, जो सेक्युलर लोग हैं, जाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानते, वे लोग ऐसा महसूस करेंगे कि जिस जाति प्रथा ने, जिन विभाजनकारी प्रवृत्तियों ने भारत राष्ट्र का महाभारत से अब तक इतनी हानि की, उसको वीपी सिंह न केवल गहरा गए बल्कि उसको स्थायी कर गए, परपेचुएट कर गए। मैंने भी उनको निजी तौर पर यही कहा था कि सर, इफ यू डू दिस यू विल नॉट ओनली confirm deepen the void, the chasm, but you will also perpetuate this feeling of caste division। वो आज हुआ भी, परंतु उनका क्योंकि सार्वजनिक रूप से, इस दृष्टि से संतोष जी मैं मानता हूँ कि चाहे कोई तस्कर हो, चाहे डकैत हो, चाहे हवाला वाले हो, उनकी भी एक आचार संहिता होती है। अगर आपने उसे पैसा दिया तो वो उतने पैसे पर आपको कनाडा अमेरिका जाकर पैसा दे देगा। ये राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ करोड़ों लोगों के आगे आदमी इतने बड़े बड़े वायदा करता है और उसके झूठ। वीपी सिंह की ये गलती थी कि उन्होंने जो कहा था सार्वजनिक रूप से, उसको ईमानदारी से क्रियान्वित कर दिया। और जो लोग मंडल कमीशन के पक्षधर थे वही आलोचना करते थे, और जो दूसरी पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, जिन्होंने वो दंगे, आपको पता है कैसे हुआ था, वो गोस्वामी ने आत्महत्या की जलकर, अगर उन्हें मंडल कमीशन इतना बुरा लगता था तो उनमें ये साहस आज तक क्यों नहीं होता कि उस मंडल कमीशन को वापस कर दे, मैं चुनौती देकर कहता हूं। तो इस देश में ईमानदारी करने का इस तरह का दंड मिल सकता है, ये भी एक विडंबना की बात है और वीपी सिंह जी के नैतिक साहस की बात है और राष्ट्र समाज के सामूहिक चिंतन की कमी की बात है। हालांकि जनता को ऐसा कहना उचित नहीं है, पर मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। तो आज का ये प्रोग्राम इसी नोट पे समाप्त करते हैं। और सोमपाल जी, सुबह से मैंने वीपी सिंह जी के ऊपर जितने लोगों ने अपने राय व्यक्त की, जो प्रोग्राम हुए, आज बीबीसी ने भी एक आधे घंटे का वीडियो चलाया उनके ऊपर, पर मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि इन सबसे ज़्यादा सार्थक कार्यक्रम विश्वनाथ प्रताप सिंह पर उनको याद करने का अभी हो रहा है, एक बात की वजह से। ये जी, आपने श्रद्धांजलि शब्द कहा शुरू में, तो श्रद्धांजलि एक कर्म कांड है। उनकी तस्वीर रखी, उनकी तस्वीर रखी, उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए, दीपक जला दिया, अगरबत्ती घुमा दी। वेद में एक 9 मंत्रों का समूह आता है अथर्ववेद में, उसमें कहा है अपूपवान घृतवांश्च रूरे सीदतु लोककृतः पथिकृतो यजामहे देवानाम ये के च हुत भागा पे अस्थ। उसका सरल भाषा में अनुवाद ये है कि ये जो आज हम स्वतंत्रता के माहौल में सांस ले रहे हैं, प्रगति का स्वाद चख रहे हैं, अच्छी अच्छी आराम की और उन चीजों का भोग कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था बनी है, ये जो हमें जन्म दिया, हमारे लिए भवन बनाए, आजीविका के साधन दिए, जीवन के व्यवहार बताए, ये हमारे उन पूर्वजों ने दिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमसे पहले हुए, हमारे नेता हुए, शिक्षक हुए, आचार्य हुए और दूसरे लोग। तो दूसरी पंक्ति में कहा कि उन्हें लोककृत है, वो लोक निर्माता थे, पथिकृतो हमें मार्ग दिखाने वाले थे, उनका यज्ञ याग करें। तो एक तो यज्ञ याग ये है कि मोमबत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, हाथ जोड़ दिए, माला डाल दी, उनकी समाधि पर फूल चढ़ा दी। उसमें अगली पंक्ति में कहा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी ये के च हुत भागा इह, कि जो वो संरचनाएं कर गए भौतिक या वैचारिक,
या मूल्यों के, जीवन मूल्यों के मानक और मानदंड अपने व्यवहार से प्रमाणित करके गए, समाज के समक्ष उदाहरण रखकर अगर उन विचारों को अंगीकार करके उस प्रकार का आचरण करके हम समाज को जैसा है उससे उनकी तरह बेहतर करके छोड़ेंगे, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीपी सिंह जी की उस सारी विचारावली का संग्रह करके उसको एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में बनाकर हम प्रयास करें, लोगों को प्रेरित करें और अपनी तरफ से कोशिश करें, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं और आप याद कर लें, बहा दें, वो एक अलग बात है। हालांकि जब मैं उनके विषय में बात करता हूँ तो भावुक होना स्वाभाविक हो जाता है संतोष जी, पर असली बात ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। एक मिनट मैं यही लोगों से कह रहा था कि आज का जो अभी प्रोग्राम इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि मैं इसको कर रहा हूं, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है आज जितने प्रोग्राम हुए सारे दिन में, जो भी मैंने बीबीसी का भी जिक्र किया कि सोमपाल जी ने उन चीज़ों की याद दिलाई जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के एक झलक दिखाई व्यक्तित्व की। उनके व्यक्तित्व की बड़ी झलक तो तब होगी जब सोमपाल जी इसकी व्याख्या करेंगे और लिखेंगे। मैं आखिर में प्रोग्राम खत्म करने से पहले उनके आखिरी दिन की 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। वो ये कि जब वो जसलोक में थे और वहाँ पर उनके व्यक्तिगत डॉक्टर वली उनके पास थे और वीपी सिंह जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, दोनों बात कर रहे थे। डॉक्टर वली ये कह रहे थे कि अब मैं चल रहा हूँ, चलते हुए बाहर निकलने लगे। अपोलो में थे, अपोलो में, हाँ अपोलो में थे। और जब वो डॉक्टर वली बाहर निकलने लगे वीपी सिंह जी से मिलकर के, वो बिस्तर पे लेटे हुए थे कमरे में, तो दरवाजे के पास पहुंचे कि पीछे से उन्हें राजा साहब की, वीपी सिंह जी की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर वली ने घूम करके देखा, राजा साहब ने कहा अब मुझे आजाद कर दीजिए। डॉक्टर वली ने कहा आपको पकड़ा किसने है? ये कह के वो लौट ही रहे थे, अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वीपी सिंह मुस्कुराए और उनकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। वो दिन डॉक्टर वली की शादी की सालगिरह थी और वीपी सिंह जी के इस दुनिया से जाने का दिन था। डॉक्टर वली को आज तक ये मलाल है कि उन्होंने क्यों कहा कि आपको आजाद किया, पकड़ा किसने है। एक बात सिंह को याद करते हुए जी, एक बात और, देहांत से 2 दिन पहले मैं भी मिलने गया था और आप सुबह मिलकर चले गए थे, मैं शाम को गया था। तो उससे पहले उनको कुछ ऐसी अनुभूति हुई, उन्हें लगा कि मैं अब शरीर छोड़ रहा हूँ, और उसको उन्होंने कागज के ऊपर लिखा था। वो सारा पूरा पढ़ा नहीं जाता, कुछ शब्द पढ़े जाते हैं, तो वो मेरे पास है उस कागज की फोटो। उसमें उन्होंने कहा था कि सोमपाल जी, हमने मृत्यु हमारी हुई तो नहीं, पर कुछ अंश में मैंने मृत्यु को देख लिया। ऐसा लगा कि सब पीछे छूटता जा रहा है, मैं एक वीराने में हूँ, ऐसे हूँ, जो चर्चाएं की जाती उससे कुछ भिन्न था। और वो उन्होंने कागज पर लिखा था और अपनी पत्नी रानी सीता कुमारी जी से मेरे सामने कहा कि वो कागज दिखाओ, मैं सोमपाल जी को पढ़ाना चाहता हूँ। दोपहर पहले मैंने संतोष को भी पढ़ाया था, ये मुझे बताया था, आपके पता नहीं याद है कि नहीं। तो वो कागज पढ़ाया था, तो वो बहुत भावुक क्षण था। तो वो तो कुछ थे आत्मा, वो अपने दूसरे ढंग के आत्मा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दिन सुबह 5 बजे मेरे पास उनका फोन आया घर पे, सुबह 5 बजे जी, घंटी बजी, मैं हड़बड़ा के उठा। उधर से राजा साहब थे, कहने लगे संतोष जी जल्दी से लिखिए, मैं स्वर्ग देख आया हूँ। हाँ, अब पेन कागज कुछ था नहीं, फोन में रिकॉर्डिंग उस समय होती नहीं थे मोबाइल में। तो मैंने उनसे कहा कि जी बोलिए। उन्होंने बोलना शुरू किया और जितना मुझे याद था वो मैंने पुस्तक में लिखा है। पर ऐसे आदमी अब जिंदगी में, इस जीवन में तो ना आपको मिलेंगे ना हमें मिलेंगे, लेकिन हाँ ऐसे लोगों की हिंदुस्तान को जरूरत है, ये जरूर लगता है। तो आज इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं वीपी सिंह जी को याद करते हुए, उन्हें भरे हृदय भरे नयन के साथ, लेकिन गर्व से याद करते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, अगर कहीं भाग्य है कि उसने हमें वीपी सिंह जैसे व्यक्तित्व के साथ रहने का और उनका स्नेह भाजन बनने का सौभाग्य प्रदान किया। सोमपाल जी को ज़्यादा, मुझे थोड़ा सा कम। हम लोग इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अंग्रेजी में गाना गाते हैं, कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू वीपी सिंह जी। नमस्कार। Thank you so much.